चैप्टर का 6 का नाम है जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चैप्टर नंबर 7 का नाम है वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो चैप्टर कंबाइंड है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, एक्रूड इंटरेस्ट एंड कमीशन अकाउंट आर द एग्जांपल्स ऑफ। बताइए। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है नेचुरल अकाउंट, इसका पूरा नाम लिखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बीच में पर्सनल वर्ड मिसिंग है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बी में भी लिखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सी में लिखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, इम्पर्सनल। समझे इस चीज को। टाइप ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल की दो कैटेगरी है, रियल और नॉमिनल। हमने पढ़ा है कि सबसे पहली क्लास के अंदर कैटेगरी 5 टाइप की होती है अकाउंट की, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से है, ये लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। दो कैटेगरी, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब आईएम लगा करके बेसिकली पर्सनल का उल्टा कर दिया। जो पर्सन से रिलेटेड है वो इधर, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इधर। जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो भी दो टाइप के, रियल, जो चीज रियल में हो जैसे कि एसेट्स, और जो चीज रियल में ना हो, इमेजिनरी है, नॉमिनल है, सैलरी, कमीशन, जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इस पर्सनल के अंदर 3 कैटेगरी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन राम, श्याम, मोहन, सोहन नाम दिख जाए इंसान का तो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसी नाम है लेकिन इंसान का नहीं है, जैसे कंपनी का नाम है, बैंक का नाम है, सोसाइटी का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन। लीगली वो भी एक पर्सन है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव जो इन दोनों में नहीं आते, बचे हुए यहाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है एम्प्लॉय को, प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को। तो ऐसी चीजें जो रिप्रेजेंट करें किसी और, वो रिप्रेजेंटेटिव वाले में। तो ये 3 टाइप के हो गए। रियल में सारी एसेट्स आती हैं सर, और नॉमिनल में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, और यहां लायबिलिटीज और कैपिटल। याद कीजिए 5 एसेट ऐसी हैं जो है तो एसेट लेकिन रियल नहीं है, पर्सनल है। है ना किसी को? 5 एसेट्स ऐसी हैं जो है तो एसेट लेकिन रियल नहीं है, पर्सनल। बैंक बिल्कुल सही, डेटर बिल्कुल सही, बिल्स रिसीवेबल, बीआर। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान रखनी है एक्सेप्शंस ये। जनरली बच्चों को देखो याद क्या रहता है कि एसेट देखते ही रियल, इनकम देखते ही नॉमिनल, एक्सपेंस देखते ही नॉमिनल, लायबिलिटी देखते ही पर्सनल, कैपिटल देखते ही पर्सनल। ये तो हमें अच्छे से याद हो जाता, ये चीज ध्यान नहीं रखते। एग्जामिनर को पता है ये चीज बच्चा ध्यान से नहीं याद करके जाता, इसी में से पूछना। ये 5 आइटम है तो एसेट लेकिन ये रियल नहीं है, पर्सनल है, पर्सन से रिलेटेड है। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, डेटर नेचुरल पर्सन है, बीआर ये पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने बीआर रिसीव कर रहा है। एक्रूड इनकम कमा लिया बट मिला नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिससे हमने कमाई कर ली है, पैसा लेना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को जिससे हमने एडवांस में पैसे दे दिए। तो क्वेश्चन में पहले तो पूछा है जी एक्रूड इंटरेस्ट,
एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब सर हमने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया बट रिसीव नहीं करा। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ता हूं मैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, मतलब कमीशन भी एक्रूड होगा फिर, क्योंकि एक्रूड कमीशन तो ये वाला हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और सिर्फ कमीशन अकाउंट पढ़ूंगा तो नॉमिनल हो जाएगा, तो सिंगल आंसर बैठेगा नहीं इसका, इसलिए क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ रहे हैं, एक्रूड इंटरेस्ट एंड कमीशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सी ऑप्शन आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को। ध्यान रखें 4 आइटम पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, चैप्टर में से क्वेश्चन आता है जो ये रियल नहीं है, पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं जी हम। When any deposit cash or check into the bank, which of the following source document is required? बताइए जी। पेइंग इसलिए बिल्कुल सही है सर, जब भी बैंक में कैश या बैंक में आप चेक जमा करेंगे तो आपको साथ में पर्ची भरनी पड़ती है, उसका नाम है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप 2 पार्ट में होती है, छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। छोटा पार्ट हमारे पास वापस मिल जाता है रिसीविंग के साथ, बड़ा पार्ट बैंक में ही रहता है। जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कैश मेमो, वो क्या चीज है? जब कैश रिसीव नहीं होता, जब गुड्स बिकते हैं कैश में, जब कैश रिसीव होता है तो रिसीट मिलती है फिर तो। कैश मेमो कब होता है सर? इनवॉइस का भी भाई है, इनवॉइस और बिल तो सिनोनिम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। बिल और कैश मेमो ये दो भाई भाई हैं। बिल तब इशू होगा जब उधार में बेचेंगे, कैश मेमो तब इशू होगा जब कैश में बेचेंगे। अगेन बेच रहे हैं तो कैश मेमो सेंट, खरीद रहे हैं कैश में तो कैश मेमो रिसीव। ठीक है, रिसीट जब पैसे मिलते हैं या पैसे हम देंगे तो रिसीट मिलेगी सामने से, सामने वाला पैसा देगा तो मैं रिसीट दूंगा उसको, या मैं पैसे दूंगा सामने वाला रिसीट देगा, तो पेमेंट या रिसीट के लिए है, इनवॉइस उधार वाली सेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया जी हम। विच टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ एसेट्स, कॉमा सेल ऑफ गुड्स? कौन सा वाउचर बनाया जाता है सर? हमने कैश मिला, हमने सामान बेचा है और कैश मिला। देखते हैं जी एक बार, अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर मतलब कि कागज, 2 टाइप के टोटल वाउचर, सोर्स और अकाउंटिंग। सोर्स का मतलब देखो, सोर्स का मतलब ये होता है कि जहां से चीज जनरेट हो रही है, इनिशिएट हो रही है। जैसे मान लीजिए आप अपने पैसों से कोई बड़ी अमाउंट मोबाइल खरीद लिया महंगा सा, तो आपसे पूछा जाए आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पैसे कहां से आए? ठीक है ना, सोर्स मतलब कहां से चीज जनरेट हो रही है। तो हम अकाउंटेंट खुद बैठ के दुकान पर सेल नहीं करेंगे, हमारा काम अकाउंटिंग करने का है, सेल करने का नहीं, या पैसे रिसीव करने का नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें अवेलेबल कराई जाती है अकाउंटेंट को, इसलिए उन सबको सोर्स डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं हम अकाउंटेंट, क्योंकि वो हमारी एंट्रीज के लिए वो सोर्स है, वहीं से जनरेट होकर के आ रहा है। हमारे पास बिल बुक दे दी, हमें बिल बुक दे दी, उससे हम एंट्रीज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए सोर्स है आगे सारी ट्रांजैक्शंस का। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो होता है जो हम अकाउंटेंट खुद नहीं बनाते, हमें अवेलेबल कराया जाता है। इनवॉइस, कैश मेमो, रिसीट, पेइंग स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह वगैरह। अब हम अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग करने से पहले, एंट्री करने से पहले अपनी खुद की भी एक पर्ची बनाते हैं डबल एश्योर होने के लिए। उस पर्ची को अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, जो अकाउंटेंट खुद बनाता है। कैश वाउचर या फिर नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम ट्रांसफर वाउचर। कैश वाउचर 2 टाइप के, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जब पैसे रिसीव हो तो क्रेडिट वाउचर, और जब पेमेंट हो तो डेबिट वाउचर। तो नाम खुद ही बता रहा है, जब कैश हो ही ना ट्रांजैक्शन के अंदर तो ट्रांसफर वाउचर। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कैश रिसीव हो रहा है तो कौन सा वाउचर बनाए? डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, पैसा रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है, ध्यान रहे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग होता है, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज। 4th क्वेश्चन पर आ गए सी हम।
इनमें से किस आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस सिर्फ 3 आइटम का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से वो 3 आइटम ढूंढनी है, या तो इनकम ढूंढ लो, या लायबिलिटी ढूंढ लो, या कैपिटल ढूंढ लो। बताइए कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। ए ऑप्शन एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। सी ऑप्शन एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। डी ऑप्शन एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। तो सिर्फ बी ऑप्शन आंसर आया। फिफ्थ क्वेश्चन, पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट दे दिया मतलब प्रीपेड रेंट। बताइए जी प्रीपेड रेंट ऐसे रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या होगा? पर्सनल लिखा हुआ है जी प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि भाई ये बच्चों को याद नहीं रहते, 5 आइटम ध्यान रखना इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये। पर्सनल में कौन सा? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। अगर इन एडवांस नहीं लिखा होता, सिर्फ रेंट पेड लिखा होता तो नॉमिनल होता, बिल्कुल सही। एक्सपेंस है क्योंकि नॉमिनल आता। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी हम। बिल्डिंग बेची है 25 लाख रुपए में, कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? तो बिल्डिंग एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। यहाँ पर जा रही है बिल्डिंग, बेच रहे हैं तो बिल्डिंग क्रेडिट होगी। तो सी, एक मिनट, क्रेडिट होगी बिल्डिंग, ये ए ऑप्शन में भी है, क्रेडिट होगी बिल्डिंग, ये सी ऑप्शन में भी है। करेक्ट है जी सर। तो अब ए में लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट और सी में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई भी टिक करके आएंगे फुल मार्क्स मिलेंगे जी आपको, ए और सी दोनों सही। सेवेंथ क्वेश्चन पर आ चुके हैं सर हम। विच टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, इनवॉइस और बिल्स? मतलब पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर कौन सा बनेगा। ये हमारे पास गुड्स वाउचर दे दिया हमें, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइस। बताइए जी इनवॉइस में उधार में बेचे हैं गुड्स, तो बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कुछ भी नहीं, कैश कहां से आया? तो उधार बेच रहे हैं, कौन सा वाउचर बनेगा फिर? ट्रांसफर वाउचर। इसका दूसरा नाम नॉन कैश वाउचर। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स सोल्ड, इस इतनी सी लंबी लाइन को 2 वर्ड में बोलो। सेल्स रिटर्न। सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सिंपल सी बात है। तो सेल्स रिटर्न के लिए वो कौन सा बनाया जाता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ये पूछा हुआ है। देखिए जी, जब हम गुड्स बेचते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर टू सेल्स। जब सेल्स किया हुआ सामान वापस आ जाता है तो एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। तो अपने बुक्स में अपने डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया है, अब हम उसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट याद कर लीजिए, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट। लिख लीजिए चाहे तो ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट नोट के बराबर में सेल्स रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी डेबिट नोट के बराबर में परचेज रिटर्न। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, भूल जाते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है। 9th क्वेश्चन पर आ चुके हैं सर हम। बैंक ओवरड्राफ्ट इनमें से क्या है? रेवेन्यू है, कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, कर्जा हो गया, बैंक लोन की तरह ही होता है। 10th क्वेश्चन पर आ गए हैं। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी बताइए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पूछा हुआ है तो कैश अकाउंट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था लास्ट वाला, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पता है इसमें ए टिक करके आ जाते हैं। प्रोप्राइटर ने पर्सनल के पास आर्टिस्ट को ड्राइंग्स किया था, ड्राइंग्स पर फटाफट टिक कर दिया। ध्यान रखना कि क्रेडिट साइड पूछी हुई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर आना है, कैश अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं जी हम। एक बार क्लियर कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 जर्नल और लेजर मिलाकर है ये। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी? गुड्स सोल्ड टू नरेश फॉर 15,000 रुपीज। बताइए नरेश कौन, डेटर की क्रेडिटर? डेटर। एंट्री क्या बनी? नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पूछा हुआ क्वेश्चन में क्रेडिट किसे करेंगे? सेल्स अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। इसमें पहला मैसेज
गुड्स रिटर्न टू श्याम, श्याम कौन है? क्रेडिटर। ट्रांजैक्शन पढ़कर इंग्लिश की हिंदी करोगे तो इतना आप समझने के आइडिया लगाओ कि हम गुड्स खुद वापस कर रहे हैं, हमारे पास वापस आ रहे हैं। गुड्स रिटर्न टू श्याम मतलब हम श्याम को गुड्स वापस कर रहे हैं, मतलब हमने पास में परचेज करे होंगे उससे, तभी तो आज वापस कर रहे हैं। तो श्याम क्रेडिटर हुआ और ये परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न नहीं। समझ आ रही है बात? जो बोल रहा हूँ लिखते रहो, जैसे श्याम क्रेडिटर है ऐसा लिख लो और इसको अंडरलाइन करके परचेज रिटर्न लिख लो, ध्यान रहेगा उससे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कौन सा अकाउंट आप डेबिट करेंगे। मैं जनरल एंट्री चेक करने आता हूँ जी, आप लोग को अपने बताएं, जैसे मैं नोट्स में लिख के बताएं। जब परचेज करा होगा तो क्या एंट्री करी होगी? परचेज डेबिट टू श्याम। अब गुड्स वापस कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री होनी चाहिए, श्याम डेबिट टू परचेज। बस हम परचेज रिटर्न अकाउंट नया ओपन कर लेते हैं, इतना था अंतर। तो इस एंट्री में मैंने श्याम को डेबिट करा है, इसमें पूछा हुआ है डेबिट किसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी श्याम। क्लियर हो गई बात? जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। बी ऑप्शन में लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, इसका दूसरा नाम परचेज रिटर्न। इसको याद ना हो लिखते रहें। थर्ड क्वेश्चन, वेजेस पे करी है मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए। जर्नल एंट्री बताइए फटाफट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो तब तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड करते हैं, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रेडिट क्या करेंगे, तो कैश अकाउंट, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी के बराबर में हम चाहे तो डेबिट लिख सकते हैं। लेजर का दूसरा नाम बताएं। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सी बुक ऑफ फाइनल। डी ऑप्शन जी, प्रिंसिपल बुक और फाइनल एंट्री बुक दोनों बोला जाता है लेजर को। प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, मेन बुक, और फाइनल एंट्री बुक बोला जाता है, इसका नाम है। जब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जब प्रोसेस का नाम क्या है कि हम जर्नल से लेजर में जो लेकर के जाते हैं ट्रांजैक्शन को, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं इसको, पोस्टिंग भी बोलते हैं। 6th क्वेश्चन, in which type of entry more than one type of account are involved either on debit or credit side। एक ही साइड में 2 और more अकाउंट हो, कंपाउंड एंट्री कहते हैं सर उसको। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी पे करी 10,000 रुपए, कैश से 6,000 और चेक से 4,000, तो क्रेडिट साइड में 2 आ गए। तो किसी एक साइड 2 और मोर अकाउंट आ जाएं तो ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं, डी ऑप्शन। 7, गुड्स दे दिए हमने चैरिटी के लिए, जनरल एंट्री बताइए। चैरिटी एक्सपेंस होता है इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रेडिट किसे करेंगे, डी ऑप्शन, परचेज अकाउंट। 8th क्वेश्चन, डिपॉजिटेड अंकुश चेक ऑफ 10,000 इनटू बैंक गॉट डिसऑनर्ड, तो कौन सी एंट्री पास होगी? मैं चेक करने आ रहा हूं, फटाफट कीजिए। जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, ये चेक मिलने की एंट्री, और जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है अंकुर टू बैंक, ये चेक डिसऑनर होने की एंट्री। तो चेक मिलने की एंट्री होती है, जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री होती है चेक डिसऑनर होने की। सी ऑप्शन आंसर है जी। 9th पर आ गया जी। लेजर कहां से बनाया जाता है? जर्नल से, सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, which statement is prepared to judge the arithmetical accuracy of journal and ledger? एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस का सर ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है। अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, मैथमेटिकली गलती तो नहीं है, टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं। असर्शन रीजनिंग पर आगे जी। असर्शन, जर्नल वाउचर से बनाया जाता है और लेजर जर्नल से बनाया जाता है, सही लिखा है? यस सर। रीजन पढ़ते हैं, क्योंकि वाउचर एविडेंस है हर एक ट्रांजैक्शन का, और बिना जर्नल के लेजर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रखा है उसी बात को। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। 12th पर आ गई। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जर्नल और लेजर, सही लिखा है? यस सर। रीजन पढ़ते हैं,
कोई रॉन्ग रिकॉर्डिंग होगी जर्नल एंट्री में या रॉन्ग पोस्टिंग होगी प्रिंसिपल बुक में तो मिसमैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, इससे पता लग जाएगा। कट एक्सप्लेन कर रखा है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन पर आ गए सर हम 10th चैप्टर पर। स्पेशल पर्पस बुक 2 चैप्टर हैं सर बेसिकली, 10 चैप्टर कैश बुक और 11 चैप्टर सब्सिडरी बुक्स अदर बुक्स। अदर बुक्स के अंदर 4 हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। पहला क्वेश्चन, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन। अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कौन सी चीज नहीं बनाएंगे? डी ऑप्शन, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर, क्योंकि कैश बुक इज इटसेल्फ अ लेजर। अगर कैश बुक के बाद देखो हम सेल्स बुक बनाते हैं और सेल्स का लेजर मतलब सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं, तो जब बुक बना रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि इस वाली सेल बुक के अंदर सिर्फ उधार वाली सेल आए, इसके अंदर उधार वाली का टोटल भी लिखेंगे और कैश वाली, तो टोटल आएगी सेल इसके अंदर, तो ये इनकम्प्लीट है इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हुई। परचेज बुक बनाते हैं, परचेज अकाउंट भी बनाते हैं, सेम रीजन सर, परचेज बुक के अंदर सिर्फ उधार वाली परचेज आती है, हमें टोटल परचेज जाननी है इसलिए परचेज अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। हम कैश बुक बनाते हैं और कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ आ गया इसके अंदर कैश बुक का, कैश और बैंक की सारी ट्रांजैक्शन आ गई इसके अंदर, कोई भी चीज नहीं बची, तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर ये चीज मिसिंग है इसलिए अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक ऑप्शन आंसर आ गया। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन, बी ऑप्शन। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। सर सिंपल सी बात, सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाएगा, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से सेल्स रिटर्न का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। कौन सा सेल्स रिटर्न? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज रिटर्न का टोटल कहां जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में, जी सी ऑप्शन। कितना आसान। उधार में फर्नीचर खरीदा है, इधर रिकॉर्ड करोगे जर्नल। सर ए ऑप्शन परचेज बुक में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गुड्स नहीं है। सी ऑप्शन कैश बुक में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उधार है, कैश में नहीं है, तो बची हुई जगह है जर्नल प्रॉपर, बी ऑप्शन। 6th क्वेश्चन, कैश बुक में इनमें से कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी? क्रेडिट नेचर की, जो उधार वाले नेचर की है वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। सर सी ऑप्शन में लिखा है कैश एंड क्रेडिट, मतलब के कंबाइंड, जैसे कि मान लीजिए गुड्स मैंने खरीदे 1 लाख के, 40,000 दे दिए, 60,000 नहीं दिए, तो कैश क्रेडिट दोनों है, तो ये रिकॉर्ड होगी कैश बुक के अंदर पार्शियली, कैश वाला पोर्शन तो रिकॉर्ड होगा ना, तो बी ऑप्शन में कंप्लीट उधार वाला है इसलिए वो नहीं आएगा। 7th पे आ गया जी, ऐसी ट्रांजैक्शन का नाम बताओ जो कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड होती हो। कॉन्ट्रा एग्जांपल दीजिए कॉन्ट्रा एंट्री का। कैश अकाउंट, पैसा बैंक में जमा करना और पैसा बैंक से निकालना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ इनटू बैंक, ये 2 ही एग्जांपल हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? जो कैश बुक के दोनों साइड आती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एलएफ वाले कॉलम में सी लिख करके इसे इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। पेटी कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो एसेट होता है कि एक्सपेंस होता है कि लायबिलिटी होता है? सर कैश बुक का बैलेंस तो कैश ही होगा, कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो कैश ही तो होगा, और कैश क्या होता है? एसेट होता है, बात खत्म। अगर मैं मान लीजिए स्टॉक का रजिस्टर बना रहा हूं तो जो बैलेंस बचेगा वो स्टॉक का ही तो बचेगा बैलेंस। ऐसे ही अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं, चाहे मेन कैश बुक चाहे पेटी कैश बुक का बैलेंस कैश ही होगा, कैश एसेट होता है। डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, लेजर मतलब वो सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के लिए हमने काम बांट दिया है, जर्नल वाले ने अपना काम बांट दिया है, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक, कैश बुक में। तो जो सी है लेजर, वो सब्सिडरी बुक नहीं है। सर बी ऑप्शन में सेल्स डे बुक लिखा हुआ है, डे बुक इसलिए वर्ड लिख देते हैं क्योंकि हम डे वाइज रिकॉर्डिंग चेक करना चाहें तो डे बुक का ऑप्शन आता है। ये हमारे बुक में नहीं पढ़ा हमने इसको, थ्योरेटिकल नहीं है। कंप्यूटर में जब हम टैली ओपन करते हैं उसमें डे बुक का ऑप्शन आता है, डे बुक पर क्लिक करते हैं तो एक दिन की सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है, चाहे किसी भी नेचर की, तो डे बुक इसलिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड। 10th पर आ गया जी, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज प्राइवेट यूज इज रिकॉर्डेड। जल्दी एंट्री बताइए इसकी।
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो गई। अब रिकॉर्डिंग किस जगह होनी चाहिए? जनरल प्रॉपर। सर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेल बुक, ये कोई सेल तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है परचेज बुक, ये कोई परचेज तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न भी नहीं है। तो बची हुई ट्रांजैक्शन ही जनरल प्रॉपर में आती है। चलिए 12 चैप्टर पे आते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी पे चैप्टर है सर ये। पहला क्वेश्चन, टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट परचेजेस आर। इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब बिटवीन टू, इंट्रा मतलब विद इन। इसमें होती है दो स्टेट इन्वॉल्व, इसमें होती है एक स्टेट इन्वॉल्व। तो एक ही स्टेट का मतलब बायर भी उसी स्टेट के अंदर, सेलर भी उसी स्टेट के अंदर। तो उसी स्टेट को पता है कि भैया जीएसटी का पैसा मेरा ही बनता है, तो वहां पैसे को बांट लिया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर सर दो स्टेट हैं, दिल्ली वाला यूपी में सेल कर रहा है, तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट लड़ेगी, यूपी वाली गवर्नमेंट लड़ेगी कि बायर तो यहाँ का टैक्स बनता है, सेलर तो यहाँ का टैक्स बनता है। तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है आईजीएसटी के नाम पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर सामान बेचा जा रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी बी ऑप्शन। ध्यान रहेगा जी। ये नोटिंग आपको पता हो तो नोट मत करना, पता ना पता हो तो जरूर नोट करें इसको। इंट्रा और इंटर का मीनिंग भूल जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखें इस चीज का। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। जब डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे गुड्स बेसिकली, तब टैक्स लगेगा। What kind of tax is GST? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डायरेक्ट, बी में लिखा है इनडायरेक्ट, डिपेंड करता है गुड्स पर। ये क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताइए जी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या ये पूछ। डायरेक्ट तरीके से मतलब वो अपने जेब से, अपने आप जेब से पैसे देते हैं, दूसरों से लेके तब सरकार। परफेक्ट आंसर है जी बिल्कुल, कि अगर सर टैक्स अगर मुझ पर लग रहा है और मुझे ही अपनी जेब से पैसे देने हैं, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्टली क्या हो रहा है, इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट कह रही है तुम अपनी इनकम पर मुझे टैक्स दो, तो सीधा गवर्नमेंट और मेरे बीच की बात है, तो ये इनकम डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया कि गवर्नमेंट ना बेसिकली कस्टमर्स पर टैक्स लगा रही है। सेल्स टैक्स जो है बेसिकली कस्टमर पर ही तो लग रहा है। मैं अगर गोल्ड खरीदता हूं मान लीजिए 1000 रुपए का, सपोज उस पर 3% का जीएसटी है, तो उस पर 30 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, तो कस्टमर बायर ही पे कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट है वो कस्टमर पे लगा रही है, लेकिन कस्टमर को पकड़ नहीं सकते गवर्नमेंट, कस्टमर के पीछे भाग नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने बस दुकानदार को पकड़ा हुआ है कि आप कस्टमर से सामान जब भी बेचो तो टैक्स का पैसा लो जबरदस्ती, वो ना दे टैक्स का पैसा तो सामान मत बेचो उसको, हमारे दुकान का लाइसेंस बंद कर देंगे नहीं तो सामान बेचो, टैक्स का पैसा लो और टैक्स का पैसा हमें जमा कराओ। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ दो ही है इंडिया में, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, बाकी सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। बी ऑप्शन, आईजीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है जी, फोर्थ ऑप्शन। ए ऑप्शन, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी। कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी है जी जीएसटी के बारे में? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है जी, जीएसटी विल एबोलिश मतलब खत्म कर देगा ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड इन द इंडिया। तो डायरेक्ट टैक्स का कोई लिंक नहीं है जीएसटी से, जीएसटी आया है सारे इंडायरेक्ट टैक्स को खत्म करने के लिए। सेल्स टैक्स खत्म करा, वैट आया था उसके बाद वो खत्म करा, सर्विस टैक्स खत्म करा, तो इंडायरेक्ट टैक्स को अबोलिश करने के लिए आया है, डायरेक्ट टैक्स को अबोलिश करने के लिए नहीं आया है। तो बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। 6 पर आ गए जी अब हम। Which of the following is the main motive of the government behind the introduction of GST? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी गवर्नमेंट का? पहला लिखा हुआ है टैक्स यूनिफॉर्मिटी,
यूनिफॉर्म मतलब सब पे टैक्स बराबर बराबर, यूनि मतलब सिंगल, फॉर्म मतलब जो फॉर्मेलिटी की जो सेम। बी ऑप्शन टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, बी सी ऑप्शन टू रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सर डी ऑप्शन बैठ रहा है सर, ऑल द अबव सारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स हटाने थे, गवर्नमेंट रेवेन्यू लाना था और सब में एक जैसा टैक्स लगना था। 7th पर आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी अबॉलिश्ड बाय जीएसटी, कौन सा टैक्स हटा दिया गवर्नमेंट ने जीएसटी के आने के बाद? सर्विस टैक्स, जो सर्विस पे होता, जो प्रोफेशनल पे दिया जाता है, जैसे कि जो कुछ सर्विस दे रहा है, जैसे कि हम सीए जब ऑडिट करते हैं किसी कंपनी का, तो हम सर्विस दे रहे हैं उनको, अपने साथ में जीएसटी भी उसमें ऐड करके लेते हैं, तो पहले जीएसटी से पहले उसमें सर्विस टैक्स था। जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें बैठे बैठे सर्विस मिलती है, वेटर की सर्विस मिलती है, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स अलग और वैट अलग, क्योंकि सर्विस भी दे रहे हैं आपको बैठे बैठे और आपको खाना भी सेल कर रहे हैं। यहाँ पर जो होता है हमें काउंटर पे जा करके पैसे देने होते हैं, फिर सामान मिलता है, तो वहाँ पर सिर्फ सामान बेच रहे हैं, वो आपको बैठा करके सर्विस नहीं दे रहे, तो वहाँ पर टैक्स कम लगता है। आपने नोटिस करा भी हो अगर, तो उन शॉप्स में सस्ता मिलता है सामान, यहाँ पर हमें खुद लाइन में लगना पड़ता है। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जी, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज का। पिज़्ज़ा हट में जो है हमें बैठे बैठे सर्विस मिलती है, तो वेटर आएगा, आपका ऑर्डर लेगा और आप जो भी खाना पीना खाओ उसके बाद बिल आएगा। डोमिनोज में हमें खुद जाकर लाइन में लगना पड़ता है, पेमेंट करते हैं तो हमें पिज़्ज़ा मिलता है, सस्ता होता है डोमिनोज का पिज़्ज़ा एज कम्पेयर टू पिज़्ज़ा। उसके पीछे वजह यही है कि डोमिनोज वालों ने अपना सर्विस टैक्स बचा लिया। क्या होता है? हाँ जी, बी ऑप्शन कॉर्पोरेशन टैक्स, ये कंपनीज पे लगता है, कंपनीज पे लगता है, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल सेकेंड ईयर के अंदर। चलिए जाके लेते हैं।